प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं राकेश खेदर। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे प्रासरण दाब टॉपिक सेकंड, मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले आपको प्रासरण दाब टॉपिक फर्स्ट याद करना है, उसके बाद प्रासरण दाब सेकंड, और दोनों याद होने के बाद आपको ये करना है। ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप न्यूमेरिकल हल करते हो तो सबसे पहले आप ये लिख लिया करो कि प्रश्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले जब इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। आप बताओ टेम्परेचर कितना है? T 27 डिग्री सेल्सियस। और इस गैस स्थिरांक में टेम्परेचर किस में दिया हुआ है? केल्विन में दिया हुआ है। तो आप इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लो, और इसको केल्विन में बदलोगे तो आप कितना जोड़ोगे? उसमें 273 जोड़ोगे। 27 डिग्री सेल्सियस है, जब आप इसको केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ दो। जब 273 जोड़ेंगे तो टेम्परेचर कितना केल्विन हो गया? 300। समझ गए? सांद्रता, यूरिया का जो विलियम्स की सांद्रता कितनी है? m/10 या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 1/10 कैपिटल है। यह आपको मोलरता ही तो है, और मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। मोल पर से की वैल्यू m/10 दी हुई है सांद्रता विलियन की। चाहे आप इसे 1/10 कैपिटल M लिख दो, या कैपिटल M की इकाई आपको पता होती है कि कैपिटल M की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। प्रासरण दाब का मतलब पाई क्या कर रहा है? याद करवा रहा है। और किसकी वैल्यू आपको प्रश्न में दी हुई है? आर की कितने? 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मॉल। सबसे पहले आपको ये पता करना है, आपको इतनी वैल्यू प्रश्न में दी हुई है जो मैंने लिख दिया। क्या पूछ रहा है उसका भी पता चल गया। प्रासरण दाब पूछ रहे हैं। आप सोच के बताओ, मैंने जब आपको प्रासरण दाब टॉपिक सेकंड पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? सोचो, फॉर्मूला काम में आएगा पाई बराबर CRT। C की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है, और T की वैल्यू भी है। तो देखिए, पाई बराबर C की वैल्यू कितनी? 1/10। इकाई जरूर याद रखना, मोल बटा लीटर। लीटर ऊपर गया तो किससे में लिख दिया? लीटर इनवर्स लिख दिया, तो लिख सकते हो गुणा R की वैल्यू 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स। फिर क्या है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। फॉर्मूला कौन सा काम में आया? फॉर्मूला आया पाई बराबर CRT। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी
आगे देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए मोल से मोल कट गया, केल्विन से ये कट गया, केल्विन से ये। अब देखिए क्या बच गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 1/10 गुणा 0.0821 वायुमंडल गुणा ये बच गया। क्या आप जब इसको जोड़वा के गुणा भाग करोगे तो कितना रिजल्ट, 2.46 वायु मंडल, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आप देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल है, सब वैल्यू दी हुई है और फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, पाई बराबर CRT लिख सकते हो क्या, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। ये राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में आगे बात करते हैं। देखिए आगे, इसमें आगे बात कर रहे हैं कि प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। इसी में प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सम प्रासरी विलयन, सम प्रासरी विलयन। दूसरा होता है अति प्रासरी विलयन। तीसरा होता है अल्प प्रासरी विलयन। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्रासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, समप्रासरी विलयन, अति प्रासरी विलयन और अल्प प्रासरी विलयन। समझिए, ध्यान से समझना। ये मैंने पात्र लिया और इस पात्र में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे मैं क्या कहूँ, SPM बोलता हूँ। SPM का अर्थ क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या अगर इसकी हिंदी में बात करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर भी विलयन भरा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, विलयन है, और इधर भी क्या है, विलयन है। ये भी विलयन है और ये भी विलयन है। समप्रासरी अर्थ का अर्थ क्या हुआ कि इस पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके एक तरफ ये विलयन हो गया, दूसरी तरफ ये विलयन हो गया, यानी दोनों तरफ का प्रासरण दाब क्या है, समान है। ऐसे जो दोनों विलयन है, दोनों विलयन का प्रासरण दाब क्या है, बराबर है। और प्रासरण दाब बराबर है तो आप क्या बोलते हैं, समप्रासरी। और प्रासरण दाब बराबर होने के कारण इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से दोनों विलयन का प्रासरण दाब समान होने के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक अणुओं का क्या नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा।
विलायक अणुओं का प्रवाह नहीं होगा। और दोनों विलयन है, दोनों विलयन की जो मोलर सांद्रताएं होती है वो सांद्रताएं भी क्या होती है, समान होती है। तो आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि समप्रासरी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें दोनों विलयन का प्रासरण दाब क्या है, समान है, और प्रासरण दाब समान है तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक अणुओं का क्या नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा, और इनकी मोलर सांद्रताएं होती है, मोलर सांद्रताएं भी क्या होती है, समान होती है। तो इसकी परिभाषा मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से, वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक अणुओं का प्रवाह नहीं होने देते हैं, अर्थात उनके प्रासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। और इन दोनों विलयन की जो सांद्रताएं होती है वो सांद्रताएं भी क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है। समझ गए क्या? तो आपको इतना याद रखना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से दोनों जो विलयन पृथक किए हुए हैं दोनों का प्रासरण दाब क्या होगा, समान होगा, और समान होगा तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक अणुओं का क्या नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा। दूसरा देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली एक तरफ ये विलयन और दूसरी तरफ ये विलयन, दोनों विलयन में से ध्यान से समझ लेना, अगर दोनों विलयन का प्रासरण दाब समान है तो किस में शामिल करते हैं, समप्रासरी विलयन। अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक दोनों विलयनों में से जिस विलयन का प्रासरण दाब, जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है दूसरे विलयन के सापेक्ष तो उसे क्या बोलते हैं, अतिप्रासरी विलयन। सीधी सी भाषा में समझो, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक विलयन ये हो गया और दूसरा विलयन ये हो गया। इस विलयन का प्रासरण दाब, इस विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन के प्रासरण दाब से क्या है, अधिक है, तो आप इस विलयन को क्या बोलोगे, अतिप्रासरी विलयन। ये प्रासरण दाब दूसरे के सापेक्ष तो अधिक है। अल्पप्रासरी में क्या होगा, वही कंडीशन, अर्धपारगम्य झिल्ली, दोनों तरफ विलयन, जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है दूसरे विलयन के सापेक्ष वो क्या होता है, अल्पप्रासरी विलयन होता है। तो आपको प्रासरण दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, तीनों के मैं फिर परिभाषा बता देता हूँ। सबसे पहले समप्रासरी विलयन, वे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर विलायक अणुओं का प्रवाह नहीं करते हैं, अर्थात जिनके प्रासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। और इनकी मोलर जो सांद्रताएं हैं वो भी क्या होती है, समान होती है। इसकी सुन लो, अतिप्रासरी में क्या कहोगे, दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयन, दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयन में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब अधिक होता है दूसरे विलयन के सापेक्ष अतिप्रासरी विलयन कहलाता है। दो भिन्न प्रासरण दाब वाले, वह विलयन जिसका प्रासरण दाब ज्यादा है इस दूसरे के सापेक्ष तो अतिप्रासरी, और अगर इसका प्रासरण दाब कम है इस दूसरे के सापेक्ष तो क्या कह देंगे, अल्पप्रासरी कह देंगे। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल समप्रासरी, अतिप्रासरी और अल्पप्रासरी जो वर्ड है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो दिक्कत है उसका समाधान बाद में करेंगे।